नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल द चौधरी क्लासेस पर। और देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल। और भारतीय भूगोल में हम पढ़ रहे थे भारतीय अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में हमने जो उत्तर भारत की नदियां हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने पढ़ लिया है उसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम उसके बारे में थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम क्या है उसी चीज़ को मैप पर बनाएंगे और सारी चीज़ें देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं, कहाँ कहाँ उसमें मिलती हैं, भारत में कहाँ से प्रवेश करती है भारत में, और उसकी क्या खास बात है, किन बिंदुओं की महत्वपूर्ण स्थिति है भारत में उसमें, और पुल कौन से बने हुए हैं, द्वीप कौन सा बनाती है, नाम क्या है उसका, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो देखिए, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, अगर बात करी जाए ब्रह्मपुत्र नदी में, तो लिखेंगे सबसे पहला बिंदु तो यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह है भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखिए, हमने देखा था गंगा, तो उसकी लंबाई के अनुसार क्या है, वो उस भारत की सबसे बड़ी नदी है। और अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। देखिए, और अगर बात करी जाए इसका उद्गम हम देखते हैं, उद्गम कहाँ से होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो मैंने आपको बताया था जहाँ से सिंधु नदी निकलती है, चेमयांगडुंग एक ग्लेशियर है, उसी के बराबर में एक झील पड़ती है, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से ही किसका उद्गम होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो उद्गम क्या माना जाता है, तो इसका उद्गम माना जाता है मानसरोवर झील। और कहाँ पड़ती है मानसरोवर झील, तो ये पड़ती है तिब्बत में। मानसरोवर झील कहाँ पड़ती है, तिब्बत में। अगर आपसे पूछे जाए इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसकी है लगभग 2900 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, देखिए, भारत की लंबाई से मतलब ये है कि भारत में जो ये नदी बहती है सारी, जो 2900 किलोमीटर है, ये 29 किलोमीटर ये 3 देशों में बहती है। चाइना में बहती है, इंडिया में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। तो उसमें से कितना हिस्सा भारत में है, तो वो है 970 किलोमीटर। 970 किलोमीटर ये भारत में बहती है। उसके बाद बात करी जाए देश कौन कौन से हैं जिन देशों में ये बहती है, तो देश जो हैं कहाँ से निकलती है, तिब्बत से या चीन से। तो पहला देश तो चीन ही में हो जाएगा। उसके बाद आएगा भारत, भारत के बाद आता है बांग्लादेश। ये 3 देशों से होकर गुजरती है और 3 देशों में अपनी जल राशि का वितरण करती है। तो उसके बाद देखिए, अगर बात करी जाए इसके नाम हम और देख लेते हैं, इसे किस किस नामों से, कहाँ कहाँ किस किस नामों से जाना जाता है। देखिए, जैसे ही इसका चीन से या तिब्बत से उद्गम होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं वहाँ पर सांगपो नदी। उसके बाद अगर देखा जाए भारत में इसे क्या कहा जाता है, तो भारत में इसे 2 नामों से जाना जाता है। 2 नामों से, जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और जब ये असम में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है दियांग नदी। उसके बाद जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में इसे कहा जाता है जमुना। देखिए, वो यमुना है जो हमारे देश में बहती है, लेकिन ये क्या है, तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। और कहाँ बहती है, तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना पड़ता है। उसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाए भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो भारत में जो इसका प्रवेश होता है वो कहाँ से प्रवेश होता है, तो देखिए, मैंने आपको दर्रे पढ़ाए थे जो पास पढ़े हैं, हमने भारत के जो पासों के बारे में पढ़ा है।
उनके बारे में देख लेते हैं। तो एक दर्रा मैंने आपको पढ़ाया था, वो कहाँ पर पढ़ाया था? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जो हमने पढ़ा है, और वो दर्रा कौन सा है? तो वो है यांग याप दर्रा। यांग याप एक दर्रा पड़ता है, और उसी दर्रे से होकर क्या है, ये भारत में प्रवेश करती है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर ये तो है इसका प्रवेश बिंदु, भारत में इसका अंतिम बिंदु क्या है? भारत में अंतिम बिंदु तो वो पड़ता है, देखिए, धुबरी। और ये धुबरी स्थान जो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है असम में। तो देखिए ये महत्वपूर्ण बिंदु थे इसके बारे में कुछ। यह भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? मानसरोवर लेक या मानसरोवर झील कहाँ पड़ती है? तिब्बत या चाइना। कुल लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर। उस 2900 किलोमीटर में से जो 970 किलोमीटर का भाग है वो भारत में तय करती है। देश कौन कौन से है जहाँ ये बहती है? तो चीन है, भारत है और बांग्लादेश। इन तीनों देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। नाम हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो तिब्बत में, ये चीन में इसे सांगपो नदी कहते हैं। उसके बाद देखिए जब ये भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहा जाता है। जब ये असम में पहुंचती है तो क्या कहा जाता है? इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसे जमुना कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा हमने पढ़ा है जो पिछली क्लासों में, वो क्या कहलाता है? यांग याप दर्रा। और उसी यांग याप दर्रे से होकर ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये कहाँ पहुँचती है? तो असम में पहुँचती है। और असम में इसका अंतिम बिंदु पड़ता है भारत में। और उस बिंदु से फिर कहाँ प्रवेश कर जाती है? तो ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। उस बिंदु का नाम धुबरी कहलाता है। और वो कहाँ पड़ता है? तो असम में। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो हमने इसके बारे में देखी। उसके बाद हम मैप बनाते हैं और मैप पर इन चीज़ों को समझते हैं। हम इसमें आगे माजुली द्वीप के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका मैप देख लेते हैं, किस किस तरह से इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं, किस तरह से भारत में प्रवेश करती है, और भारत में से किस तरह से अंतिम बिंदु को छोड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो देखिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे, और मैप बना लेते हैं हम सबसे पहले। देखिए मैप बनाते हैं। तो देखिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किस तरह से भारत में प्रवेश कर कौन कौन से स्थानों पर कौन कौन सी इसमें नदियाँ मिलती हैं वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या पड़ता है, तो ये इसका उद्गम स्थल है। ये क्या है? तो ये चीन मान लीजिए, ऊपर वाला भाग क्या है? तो चीन का है, और यहाँ यह तिब्बत का है, और यहाँ पर क्या पड़ती है? तो ये मानसरोवर
झील। और इसी झील से क्या होता है, एक नदी निकलती है इस तरह से, और कहाँ पर प्रवेश करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस नदी का क्या नाम है, तो इसका नदी का नाम है सांगपो। इस नदी का नाम क्या है, तो सांगपो। और देखिए ये कहाँ प्रवेश कर रही है, तो आप जानते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। तो ये वाला जो दर्रा है, ये वाला दर्रा क्या है, तो ये कहलाता है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से प्रवेश करके ये कहाँ जाती है, इस तरह से तो असम में आ जाती है, और असम से क्या है फिर इस तरह से आगे आती है और कहाँ चली जाती है, तो बांग्लादेश में चली जाती है। देखिए एक चीज़ और समझेंगे, फिर इधर से मैंने आपको एक नदी पढ़ाई थी, और वो क्या हमने पढ़ी थी, गंगा। और गंगा नदी आकर कहाँ मिल जाती है, तो यहाँ पर मिल जाती है बांग्लादेश में। और फिर क्या है, इनकी एक संयुक्त धारा आगे को निकलती है इस तरह से, और यहाँ पर क्या है फिर ये आगे कहाँ गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जहाँ पर ये दोनों नदियाँ इधर से क्या है, तो ये गंगा है, और गंगा को आप जानते ही हैं बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो पद्मा। और ये क्या है, तो ब्रह्मपुत्र, और इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो जमुना। इसे ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो जमुना। और ये वाला जो स्थान है जहाँ पर दोनों ये आकर मिलती हैं, तो ये कहलाता है चांदपुर, और कहाँ पड़ता है, तो बांग्लादेश में। उसके बाद क्या होता है, इनकी दोनों की संयुक्त धारा क्या होती है, मेघना कहलाती है। और ये वाली जो धारा है ये क्या है, तो ये है मेघना। और ये कहाँ गिर रही है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और यहाँ पर ही क्या बनाती हैं, तो ये फिर बनाती हैं सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए हमने ये देखा कहाँ से प्रवेश कर रही है, तो यांगयाप दर्रे से। और ये जो असम से छोड़कर जा रही है वो क्या कहलाता है, तो ये वाला स्थान कहलाता है धुबरी। ये स्थान क्या कहलाता है, तो धुबरी कहलाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ से एक नदी निकलती है, और यहाँ से कहाँ मिल जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में, और इसे हम कहते हैं दिबांग। इसके नीचे एक नदी निकलती है, और कहाँ मिलती है, तो फिर वो थोड़ा सा नीचे यहाँ से निकलती है, और कहाँ मिल जाती है, असम में जाकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में, और इसे कहते हैं लोहित नदी। इसे हम क्या कहते हैं, तो लोहित नदी। देखिए अब बात करी जाए, इस लोहित नदी में क्या पाए जाते हैं, तो लाल अवसाद पाए जाते हैं। इस लोहित नदी में लाल अवसाद पाए जाते हैं। इन लाल अवसाद के कारण इसका जल क्या होता है, तो जल होता है लाल, और इसी जल लाल होने के कारण इसे हम कहते हैं रक्त वाली नदी। इसे हम क्या कहते हैं, तो रक्त वाली नदी। लाल पानी होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, तो रक्त वाली नदी कहा जाता है। उसके बाद देखिए इसी लोहित नदी पर, इस लोहित नदी पर क्या बनाया गया है, एक पुल बनाया गया है जो किसे किसे जोड़ता है। तो देखिए ये पुल है, उसका पुल का नाम है भूपेन हजारिका पुल। किस किस के मध्य बनाया गया है, तो ये बनाया गया है, देखिए अरुणाचल प्रदेश, और असम। अरुणाचल प्रदेश में किसे जोड़ता है, तो ढोला नामक स्थान को जोड़ता है, और असम के किसी स्थान को जोड़ता है, तो सादिया। इसलिए हम इस पुल को और क्या कह देते हैं, तो ढोला सादिया पुल। और हम क्या कहते हैं इस पुल को, तो ढोला सादिया पुल कह देते हैं। अगर आपसे पूछे इस पुल की लंबाई कितनी है, तो उस पुल की लंबाई आप बताएंगे 9.15 किलोमीटर। और इस पुल के बनने से, भूपेन हजारिका पुल बनने से, जो ढोला और सादिया के मध्य जाने के लिए जो दूरी तय करनी पड़ती थी वो 165 किलोमीटर क्या कर दी गई है, कम हो गई है।
मतलब अब 165 किलोमीटर हमें नहीं चलना पड़ेगा। कुल मिलाकर 9.15 किलोमीटर अगर दूरी तय की जाए तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ढोला से सादिया पहुँच जाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से समझना है और बहुत आराम आराम के साथ ये समझना है। आया समझ में ये? देखिए यहाँ पर एक नदी, यहाँ से एक नदी आती है और यहाँ से इस तरह से ये असम में प्रवेश करके असम में कहाँ मिल जाती है, तो ब्रह्मपुत्र में नहीं मिल जाती और इसे बोलते हैं सुबनासिरी। सुबनासिरी, सुबनासिरी नदी कहाँ मिल जाती है, असम में ही मिल जाती है। उस ध्यान रखेंगे। देखिए सुबनासिरी नदी मिल गई असम में। उसके बाद यहाँ पर दो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, यहाँ पर दो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इसको बोलते हैं लियासांग और इसको बोलते हैं जापोवा। इसको क्या बोलते हैं, लियासांग, और उसको क्या बोलते हैं, जापोवा। लियासांग से एक नदी निकलती है और इस तरह से कहाँ मिल जाती है, तो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और इस नदी का क्या नाम है, तो इस नदी का नाम है धनसिरी। धनसिरी, इस नदी का क्या नाम है, धनसिरी। देखिए एक बार और समझ लीजिए। हमने देखा यांग्याप दर्रे से होकर क्या है, ये नदी भारत में प्रवेश कर रही है अरुणाचल प्रदेश में, और धुबरी से होकर कहाँ चली जा रही है, तो बांग्लादेश में चली जा रही है। इधर से एक धारा आ रही है, गंगा है, पूर्व से बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। चांदपुर नामक स्थान पर बांग्लादेश में दोनों एक जगह मिल जाती हैं, और उसके बाद जब दोनों की संयुक्त धारा आगे बहती है तो उसे मेघना कहते हैं। जब मेघना बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। उसके बाद देखिए हमने देखा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम दिबांग नदी बोलते हैं, और वो किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है और असम में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, तो लोहित नदी। और लोहित नदी में लाल रंग के अवसाद पाए जाते हैं या शैवाल पाए जाते हैं, आप ऐसे लिख लें, जिसके कारण क्या होता है, इसका जल जो होता है वो लाल हो जाता है, जिसे हम रक्त वाली नदी भी बोलते हैं। अब देखिए रक्त वाली नदी बोलते हैं, इसी पर क्या है, एक पुल बनाया गया है, भूपेन हजारिका पुल। पहले इसका नाम क्या था, ढोला सादिया पुल, लेकिन भूपेन हजारिका आप जानते ही हैं कौन है। भूपेन हजारिका जिन्हें भारत रत्न दिया गया, वो एक महान व्यक्ति हैं, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम परिवर्तित करके भूपेन हजारिका पुल रख दिया गया। इसकी लंबाई कितनी है, 9.15 किलोमीटर। किसे किसे जोड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश के ढोला को और असम के सादिया को जोड़ता है। अब इसके बनने से कितनी दूरी कम हो गई है, तो 165 किलोमीटर दूरी हमें कम चलनी पड़ती है। हमें केवल 9.15 किलोमीटर ही दूरी करनी पड़ती है अगर हमें ढोला से सादिया जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, लियासांग नामक एक पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं धनसिरी। याद रखेंगे धनसिरी जो है वो इसमें लेफ्ट हैंड से मिलने वाली नदी है, और सुबनासिरी जो है वो राइट हैंड से मिलने वाली नदी है। उसके बाद देखेंगे, देखिए अगर आपसे पूछा जाए ये सुबनासिरी की और क्या खासियत है, तो सुबनासिरी क्या है, तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है, सबसे बड़ी और सबसे लंबी ही सहायक नदी कौन है ब्रह्मपुत्र की, तो वो कौन है, सुबनासिरी। देखिए अब देखिए जापुआ पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं बराक नदी। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, बराक नदी। और बराक नदी देखिए यहाँ से निकलकर कहाँ प्रवेश करती है, मणिपुर में, और मणिपुर से मिजोरम में प्रवेश करके कहाँ चली जाती है, असम में, और असम में जाकर किस में मिल जाती है, तो फिर मिल जाती है असम में मिल जाती है फिर ब्रह्मपुत्र नदी में। तो देखिए हमने असम में नहीं मिलती है ये,
ये यहाँ से निकल कर कहाँ चली जाती है, तो आगे मिल जाती है बांग्लादेश में। किस में मिल जाती है जाकर, तो ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो बराक नदी कहाँ से निकलती है, भारत से, और मिलती कहाँ है, तो बांग्लादेश में जाकर किस में मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में ही ये मिल जाती है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का भी। तो बराक नदी किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद देखिए, आप जानते ही हैं एक नदी और है जिसका नाम क्या है, मानस नदी। और कहाँ से निकलती है वो, तो देखिए ये देश कौन सा है, तो भूटान। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है और इस तरह से आकर कहाँ मिल जाती है, तो ये भी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है, तो मानस नदी। इस नदी का नाम क्या है, मानस नदी। ध्यान रखेंगे इस बात का। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, एक ग्लेशियर मैंने आपको पढ़ाया है सिक्किम में, और उसका नाम क्या है, तो जैमू ग्लेशियर। उस ग्लेशियर का नाम क्या है, तो जैमू ग्लेशियर। जैमू ग्लेशियर से क्या होता है, एक नदी निकलती है और इस तरह से आती है वो, और इस तरह से कहाँ मिल जाती है, तो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है बांग्लादेश में जाकर। और इस नदी का ही क्या नाम है, तो यही नदी क्या है, तिस्ता नदी है। और इसी पर क्या रहता है, भारत और बांग्लादेश में विवाद रहता है। तिस्ता नदी के जल को लेकर ही क्या रहता है, भारत और बांग्लादेश के मध्य में विवाद रहता है। तो देखिए हमने ये देखा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। देखिए और आगे देखते हैं, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे हम सुंदरवन का डेल्टा। देखिए एक बार समझ लीजिए और बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्या है फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए तो अब हम पढ़ लेते हैं सुंदरवन का डेल्टा। देखते हैं सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन के डेल्टा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या है, ये होता क्या है, तो ये होता है नदी द्वारा जो अवशेष या अवसाद बहाकर लाए गए हैं, वह उसके मुहाने पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो उससे क्या बनता है, तो एक भूमि का निर्माण होता है, दलदली भूमि का, और उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। और देखिए अगर बात करी जाए तो ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए और बात करी जाए इसका खासियत क्या है, तो अगर इसके विस्तार की बात करी जाए तो कुछ विस्तार इसका कहाँ है, तो कुछ विस्तार है इसका भारत में, और भारत में कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में।
कुछ विस्तार इसका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, और कहाँ है तो और है बांग्लादेश में। और कहाँ पर है इसका विस्तार, बांग्लादेश में। अगर और देखिए हम भी देखते हैं, अगर बात करी जाए इसमें भूमि कैसी होती है, तो भूमि होती है दलदली, और ये इस दलदली भूमि में क्या पाए जाते हैं, तो इसमें जो एक वनस्पति पाई जाती है, और उस वनस्पति को जो पाई जाती है उसे हम बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सुंदरवन के डेल्टा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो वो मैंग्रोव वनस्पति होती है। मैंग्रोव वनस्पति ऐसी होती है, जब दलदली भूमि में जो पौधे उगते हैं, जो हमेशा क्या है दलदली भूमि में या पानी में रहते हैं, पानी में उगे रहते हैं, हमेशा उनकी जड़ों में पानी भरा रहता है, तो ऐसी वनस्पति को हम मैंग्रोव वनस्पति बोलते हैं। और इसे सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि इन मैंग्रोव वनस्पति में ही क्या पाए जाते हैं, तो सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, और इन्हीं सुंदरी के वृक्षों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, तो सुंदरवन का डेल्टा। इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर और क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या है, बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है, बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। देखिए, और क्या है, इस सुंदरवन का डेल्टा जो क्या पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। बात आ रही है समझ में, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सुंदरवन का डेल्टा का जो भाग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसे हमने क्या किया है, तो ध्यान रखेंगे, जो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का भाग पड़ता है उसे हमने क्या किया है, तो इसे हमने अपना 27वां रामसार आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया है। ध्यान रखेंगे, इसे हमने क्या किया है, रामसार आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया है। बहुत ध्यान रखना है इस बात का। उसके बाद देखिए, आपने सुना होगा यूनेस्को, तो यूनेस्को ने इस सुंदरवन के डेल्टा को क्या किया है, तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। सूची में शामिल, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है सुंदरवन के डेल्टा को। किसने, तो यूनेस्को ने, जो विश्व स्तर पर एक संस्था है जो ऐसे स्थानों का चयन करती है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और विश्व में कुछ ही या एक ही स्थान पर कुछ ऐसी वस्तुएं या ऐसी वनस्पतियां या कुछ ऐसे स्मारक स्थल पाए जाते हैं जो अन्य स्थानों पर नहीं मिलते, तो उसे वो क्या करता है, अपनी सूची में शामिल करता है, और उनकी देखरेख विश्व स्तर पर की जाती है। तो इस तरह हमने देखा क्या है, सुंदरवन का डेल्टा। उसके बाद देखिए, आपने सुना होगा माजुली द्वीप, उसे भी देख लेते हैं क्या है। देखिए, समझते हैं माजुली द्वीप। माजुली द्वीप क्या है ना, तो माजुली द्वीप जो है एक नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। और वो कौन सी नदी करती है इसका निर्माण, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा एक द्वीप बनाया गया है जिसे हम माजुली द्वीप कहते हैं। तो देख लेते हैं माजुली द्वीप कहाँ पड़ता है, स्थान सबसे पहले देखते हैं। तो स्थान है क्या, तो स्थान है असम, असम में स्थित है माजुली द्वीप। उसके बाद अगर बात करी जाए तो नदी कौन सी है जिसके द्वारा ये द्वीप बनता है, तो उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र द्वारा क्या बनता है, माजुली द्वीप का निर्माण होता है। और कहाँ पड़ता है, तो ये असम में पड़ता है। ध्यान रखेंगे, अगर बात करी जाए इसका क्षेत्रफल कितना है इस माजुली द्वीप का,
तो 712 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 712 वर्ग किलोमीटर क्या पड़ता है, इसका क्षेत्रफल पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए इसे जिला कब घोषित किया गया, तो ध्यान रखेंगे 2016 में क्या है, माजुली को क्या कर दिया, तो जिला घोषित कर दिया। 2016 में क्या कर दिया गया है, तो माजुली को जिला घोषित कर दिया गया है। उसके साथ साथ क्या किया गया है, तो 2016 में ही क्या कर दिया गया है, तो 2016 में ही इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी क्या कर लिया गया है, इसे 2016 में ही शामिल कर लिया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताइए 2016 में जो माजुली द्वीप को जिला घोषित किया गया, तो जिला बनने से पहले ये किस जिले के भाग में या किस डिस्ट्रिक्ट में आता था। तो ये जो 2016 से पहले आता था, 2016 से पहले तो असम का ही एक जिला है जिसे हम बोलते हैं जोरहट। जोरहट जो पड़ता है असम का जिला, उसी में क्या था, माजुली द्वीप को शामिल किया जाता था पहले। जोरहट है वो, जोरहट या जोरहट जो भी देख लीजिए, है यही जोरहट है या जोरहट है। जोरहट में शामिल किया गया। 2016 से पहले जोरहट में आता था, उसके बाद 2016 में इसे क्या कर दिया गया, तो अन्य अलग जिला घोषित कर दिया गया। उसके बाद देखिए तो माजुली द्वीप भी हमने पढ़ लिया है, ब्रह्मपुत्र के बारे में सभी पॉइंट या जो बिंदु थे वो हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन हो रहा था, तो ये जो माजुली द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और कहाँ पड़ता है, तो भारत में, और भारत में भी कहाँ, तो असम में। तो इस तरह से हमने देखिए उत्तर भारत में जो नदी तंत्र हैं वो हमने पढ़े हैं। गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया, सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया है, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी हमने पढ़ा है। तो देखिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे अब नर्मदा नदी के बारे में। चलिए इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। और देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, तो पहले तो आप वीडियो रिपीट करके देखिएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में लिखें और मुझे बताएं, फिर मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आप अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, धन्यवाद।